जब से मेरी बहू उम्मीद से हुई थी उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। वो मेरे बेटे से छुप छुप कर मुझसे कहती कि मम्मी जी, मैं ये बच्चा पैदा नहीं करना चाहती, आप मेरा बच्चा गिरवा दें। और मैं उसे डांट देती कि पागल लड़की, चुप रहो, तुम क्या बकवास करती रहती हो। मेरी बहू की रंगत काली पड़ गई थी, इसलिए मेरा बेटा रोज उसे ब्यूटी पार्लर लेकर जाता। पार्लर वाली मेरी बहू का मसाज और सर की मालिश करती। मेरा बेटा कहता कि ये सब करने से बच्चा खूबसूरत पैदा होगा। मेरी बहू हर बार रो रो कर पार्लर के अंदर चली जाती, क्योंकि वो मसाज भी नहीं करवाना चाहती थी। मैं बेटे को रोकना चाहती कि अगर बहू नहीं चाहती तो उसकी मसाज मत करवाया कर, और मैं उसे रोकती तो वो कहता कि माँ, इस मसाज से बच्चे की सेहत अच्छी होगी और माँ की सेहत पर भी बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। और फिर मैं ये सुनकर खामोश हो जाती। मैं भी तो यही चाहती थी कि मेरी बहू खुश रहे और एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दे। बज़ाहिर तो मेरी बहू में कोई कमी नहीं थी। मसाज करने वाली लड़की आई थी। एक बात बस अजीब थी कि जब भी मसाज करने वाली लड़की मेरी बहू को अंदर ले जाती, तो वो लड़की जब भी बाहर आती तो बहुत ही अफसोस के साथ कहती कि तुम्हारी बहू तो किसी काम की ही नहीं है। और जब बहू बाहर आती तो एक डर सा उसके चेहरे पर होता और आंखें नम होती। उन्हीं नम आंखों से मुझे देखती और खामोशी से जाकर गाड़ी में बैठ जाती। उसकी नज़रों में शिकवा होता था, जैसे वो कहती हो कि मम्मी जी, आप मेरी मदद क्यों नहीं करती हैं। वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। हर पल खोई खोई सी रहा करती, न ढंग से खाना पीना करती, न आराम करती। बेटा भी कभी कभी कुछ खोजती हुई नज़रों से उसकी तरफ देखता। मैंने कोशिश की, अगर कोई बात है, बहू को कोई बात परेशान कर रही है, तो वो मुझे अपना हमराज बना ले, मुझसे अपने दिल की बात बता दे। मगर वो मुझे कुछ बताती ही नहीं थी, बस यही कहती कि मैं ये बच्चा पैदा नहीं करूँगी। बहू को प्रेग्नेंट हुए 5 महीने पूरे हो गए थे। मैं डॉक्टर से उसका चेकअप करवाने गई तो डॉक्टर ने कहा कि माँ को किसी तरह का कोई दिमागी दबाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से बच्चा भी खतरे में पड़ सकता है। बेहतर होगा कि माँ को सुकून और आराम दिया जाए, उसे टेंशन फ्री रखा जाए, तभी बच्चा भी सेहतमंद पैदा होगा। ये बात सुनकर मैं हैरान थी कि आखिर समस्या क्या है। मेरा बेटा तो इसका इतना ख्याल रखता है, जबरदस्ती हर दूसरे तीसरे दिन मसाज भी करवाने ले जाता है ताकि माँ और बच्चा सेहतमंद रहे। पर डॉक्टर के कहे अनुसार मैं अपनी बहू का ध्यान रखने लगी थी। एक दिन मैंने सोचा कि मेरी बहू घर में पड़े पड़े बोर होती रहती है, तो क्यों ना उसे कहीं बाहर घुमा लाऊं, इससे उसका मन बहल जाएगा। मैं अपनी बहू को लेकर सीधी शॉपिंग मॉल चली गई और वहां पर बच्चे की शॉपिंग अपनी बहू की पसंद से करवाने लगी और साथ ही साथ उसको जांचती हुई नज़रों से देखती रही। वो हर खिलौने और हर कपड़े को लेते हुए उदास ही थी। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। जो माँ बनने की खुशी औरत के चेहरे पर होती है, उसकी आंखों में जो चमक होती है, वो मेरी बहू के चेहरे और आंखों में बिल्कुल भी नहीं थी। शाम को जब मैं घर लौटकर आई तो दिल ही दिल में यही सब सोचकर परेशान होती रही। अगली सुबह फिर से बेटे ने पार्लर जाने का ऐलान कर दिया और मैंने फौरन अपनी बहू की तरफ देखा। उसके चेहरे पर फिर से परेशानी के भाव उभर आए थे। उसने मेरी तरफ मदद तलब नजरों से देखा था। मुझे अपनी बहू पर दया आ गई। मैंने कहा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ये सुनकर उसके चेहरे पर कुछ सुकून हो गया था। खैर 10 बजे के करीब हम पार्लर पहुंचे और वहां पर वही लड़की जैसे पहले से ही तैयार खड़ी थी। जैसे मेरी बहू का मसाज उसी को करना है। खाली कमरे की तरफ बहू को इशारा करते हुए वो लड़की खुद भी वहीं चल पड़ी। बेटे ने अपनी पत्नी को जाने को कहा तो वो फिर से वैसे ही रोने लगी कि मैं मसाज नहीं करवाना चाहती। उसकी आंखें आंसुओं से भरने लगीं। मुझे शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है कि मेरी बहू यहाँ पहुंचकर कुछ ज़्यादा ही परेशान हो जाती है। बहू को अंदर भेजा तो बेटा मुझे इंतजार करने का कहकर किसी काम से ऑफिस चला गया। मैंने ये मौका गनीमत जाना और दबे कदमों से उसी कमरे की तरफ बढ़ने लगी। मैं करीब पहुंची तो हल्की हल्की बातों की आवाज़ें आने लगीं। मैंने दरवाजे को हल्का सा खोलकर अंदर झांका तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मेरी बहू तो सिसक सिसक कर रो रही थी, क्योंकि वहां पर तो उसका मसाज नहीं बल्कि उसके साथ हमारा संबंध दिल्ली के एक पॉश इलाके से है। मैं और मेरा बेटा और मेरा पति खुशी खुशी रहा करते थे। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरी सास थीं। ससुर तो बहुत पहले ही गुजर चुके थे। मेरे पति के अलावा मेरे सास की कोई दूसरी औलाद नहीं थी। मेरी सास ने अपना घर का खर्चा चलाने के लिए ऊपर वाला पोर्शन किराए पर दे रखा था। ऊपर वाले पोर्शन में माँ बेटी रहा करती थीं। पति की पेंशन और गांव की कुछ जमीनों से पैसा आ जाता था। इस तरह उन माँ बेटी का खर्चा अच्छा चल रहा था। मेरी सास बताया करती थीं कि यह मेरी सहेली है, इसका पति एक एक्सीडेंट में मर गया था तो मैं इसे अपने साथ ही ले आई और अब हम दोनों आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं।
उनकी एक ही बेटी थी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी थी। जब मेरी शादी हुई उस समय उसकी उम्र 20 साल थी। बहुत ही मिलनसार तबीयत की थी। हर वक्त मुझसे भाभी भाभी कहती रहती। मेरा बहुत ही ख्याल रखती थी। भाग भाग कर मेरे सारे काम करती। ऐसा लगता था जैसे मुझे अपनी सगी छोटी बहन मिल गई हो। अनिका की वजह से मेरी ससुराल में मेरा बहुत मन लग गया था। यहाँ तक कि इतना अच्छा तो मुझे अपनी मायके में भी नहीं लगता था जितना कि अपनी ससुराल में लगता था। और ये सब अनिका की वजह से था। अनिका बहुत अच्छी और सुलझी हुई तबीयत की मालिक थी। हर किसी के साथ घुल मिलकर रहने वाली, हर किसी का ख्याल रखने वाली और शरीफ सी ये लड़की मुझे पहले दिन से ही बहुत अच्छी लगी थी। मेरी शादी के 3 साल बाद उसकी शादी हुई थी, मगर इन 3 सालों में मजाल है कि उसने कभी मुझसे लड़ाई शिकवा या किसी भी तरह की कोई जिदबाजी की हो। शादी के 1.5 साल बाद पैदा होने वाले मेरे बेटे के साथ हर वक्त चिपकी रहती। वो अपने कॉलेज में पढ़ने वाले एक लड़के को पसंद करती थी और फिर उसकी शादी हो गई तो वो दूसरे शहर चली गई। मगर मुझे उसकी कमी बहुत महसूस होती थी। मैंने सोच लिया था कि उसकी बेटी पैदा हुई तो उसे अपनी बहू बनाऊंगी और अब मुझे जल्दी लगी थी कि कब वो बच्ची इस दुनिया में आए और मैं उसे अपनी बहू बना लूं। ये सब कुछ मैंने अपने दिल ही दिल में सोच रखा था, किसी को कुछ नहीं बताया था। समय से पहले मैं किसी को भी अपनी सोच में शामिल नहीं करना चाहती थी। धीरे धीरे 2 साल के बाद अनिका ने खुशखबरी सुनाई कि मैं उम्मीद से हूँ। मैं तो बहुत खुश हुई और खुशी के मारे उसके गले से लिपट गई थी। मैं अनिका और उसके बच्चे की भगवान से प्रार्थना करने लगी कि माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद रहें। जब 9 महीने पूरे हो चुके और वो अस्पताल पहुंची तो कुछ ही घंटों के बाद मिलने वाली खबर ने मुझे अच्छी खासी मायूसी दे दी थी, क्योंकि उसके यहाँ लड़के की पैदाइश हुई थी। खैर कुछ दिन के बाद मैं खुद को ये कहकर समझा लिया कि चलो अगली बार ही सही। मगर मेरा इंतजार लंबा हो गया और 4 साल बाद उसके यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई जिसका नाम उन्होंने निष्ठा रखा था। और मैंने तभी ऐलान कर दिया कि मैं निष्ठा को अपनी बहू बनाऊंगी। मैं उसकी शादी अपने बेटे राजवीर के साथ करूंगी। जब निष्ठा पैदा हुई थी उस समय मेरा बेटा 8 साल का था। पति ने कहा कि वो बहुत छोटी है, मगर मेरी जिद पर सब मान गए। जब ये दोनों बच्चे जवान हुए तो मैंने मंगनी की रस्म की बात की। निशु तो खामोश रही मगर राजवीर बुरी तरह बिगड़ गया। उसका कहना था कि मैंने कभी निशु को इस नज़र से देखा ही नहीं। उसे इस रिश्ते से साफ इनकार था। मैंने भी जिद कर ली कि पढ़ाई पूरी करके जैसे ही राजवीर की नौकरी लगेगी तब मैं उसकी मर्जी की चिंता किए बगैर ही उसकी शादी निशु से कर दूंगी। सारी तैयारियां मैंने बहुत ही खुशी खुशी कर रखी थीं, जबकि मेरा बेटा इस दौरान बिल्कुल ही लापरवाह सा घूमता रहा। उसे कोई भी मतलब नहीं था। अगर कभी मैं कुछ दिखाकर उसकी राय जानना चाहती तो वो तंज कर देता कि मेरी इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही हैं तो ये सामान वगैरह भी आप अपनी मर्जी से ही खरीद लें। ये सुनकर मैं दिल महसूस कर रह जाती, मगर फिर हर बार उसके तंज को कान पर से मक्खी की तरह उड़ा देती। खैर से वो दिन भी आ गया जब निशु बहू बनकर मेरे घर आ गई। मैं और मेरे पति तो बहुत खुश थे कि निशु की सूरत में हमें बहू और बेटी एक साथ मिल गई थीं। मगर बेटे का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ था। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे अपनी कसम देकर उसकी पत्नी के पास भेजा था। भगवान की कृपा हुई कि शादी के सारे फंक्शन बहुत ही अच्छे से निपट गए थे और 1 हफ्ते के बाद ही दावतों का सिलसिला भी शुरू हो गया था। मेरा बेटा लाख बुरा सही मगर बदतमीज नहीं था, तो सब कुछ अच्छे से हो गया था। दावतों का सिलसिला थमा तो हमारी जिद करने पर निशु को नैनीताल हनीमून के लिए भी ले गया। 15 दिन बाद घूम फिरकर और ढेर सारी शॉपिंग कराने के बाद वो लोग वापस आ गए। वो दोनों घर पहुंचे तो राजवीर कहने लगा कि अब आप अपनी बहू को खुद ही संभालें, मेरी छुट्टियां खत्म होने को हैं। अब मैं पूरा दिन आराम करूंगा और परसों से ड्यूटी पर जाना है। मैंने अपनी बहू को ढेर सारा प्यार किया और अपने साथ ही बिठा लिया और उससे पूछने लगी कि निशु तुम दोनों कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या देखा, क्या क्या एंजॉय किया, वहाँ का मौसम कैसा लगा, मेरे बेटे ने परेशान तो नहीं किया, शॉपिंग कितनी की है। मेरे इतने सारे सवाल सुनकर निष्ठा हड़बड़ा गई थी और फिर उसने धीरे धीरे मेरे सारे सवालों के जवाब दे दिए। मैं बहुत ही खुश थी। मेरी बहू निशु और मेरा बेटा राजवीर अपनी ज़िंदगी में अब बहुत खुश थे। कुछ दिनों के बाद मैंने निशु से खीर पकाई की रस्म भी कर ली। खीर की रस्म करने के बाद अब निशु ने किचन संभाल लिया था और अब वो पूरी तरह मेरी बहू होने के नाते किचन में काम करना शुरू कर चुकी थी। हमारे घर का रिवाज था कि सारे काम भले किसी से करवा लो, मगर औरत को अपना किचन खुद ही संभालना चाहिए। इससे घर वालों के दिलों में इज्जत और प्यार पैदा होता है। सो किचन का सारा काम यानी नाश्ता, खाना, चाय वगैरह सब निशु खुद ही देखा करती थी। पूरे घर की सफाई, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये सब करने के लिए मैंने 2 कामवाली रखी हुई थीं।
निशु को खाना बनाना सिखाना था, क्योंकि अभी वो किचन का काम संभालने में परफेक्ट नहीं थी। धीरे धीरे मैं उसे रोज कुछ ना कुछ बनवाती थी, जिससे कि निशु घर का सारा काम करना सीख जाए। कभी बिरयानी, कभी शाही पनीर, कभी सूजी का हलवा। मेरे घर में खूब रौनक लगी हुई थी। मैंने जिस नियत से अनिका की बेटी को बहू बनाया था, वो पूरी हो गई थी। मुझे विश्वास था कि अनिका की बेटी भी अनिका जैसी तबीयत की मालिक होगी और मुझे बहू के रूप में बेटी मिल जाएगी। और निशु मेरे विश्वास पर पूरी उतरी थी। वो भी अपनी माँ की तरह बहुत ही प्यारी थी और बहुत ही नरम दिल। उसी की वजह से हमारे घर में रौनक लगी रहती थी। पति भी हर समय अब मेरे फैसले की दाद देते कि तुमने बहू तो बहुत ही अच्छी चुनी है। पता नहीं अनजान लड़की आती तो घर का क्या हाल होता। मेरा बेटा राजवीर भी समय के साथ साथ बहुत खुश न सही, मगर अब काफ़ी पुरसुकून हो गया था और इसी सुकून भरे माहौल में समय गुजरने लगा। और 2 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला। अब मैं दिल ही दिल में नन्हे मेहमान के इंतजार में थी और भगवान से प्रार्थना करती कि जल्द से जल्द मेरे घर में ये खुशखबरी आए। और इसी इंतजार में 3 महीने और गुजर गए थे कि एक दिन निशु ने ये खुशी भी हमें दे दी। एक दिन जब हम राजमा चावल बनाने के इरादे से किचन में पहुंचे और मैंने राजमा उबालकर निशु के सामने रखा कि इसमें मसाले डालकर इसको तैयार करो। निशु राजमा के लिए मसाले बनाने लगी। अचानक ही निशु की तबीयत खराब हो गई। उसने वहां से भागने की कोशिश की तो मैं भी चूल्हा बंद करके उसके पीछे ही किचन से कमरे तक पहुंची। जब वो बाथरूम से निकली तो उसका रंग पीला पड़ चुका था। मैंने उसे सहारा देकर बिस्तर पर बिठाया और डॉक्टर को बुलाने लगी। इतने में ही वो बेहोश हो गई थी। मैंने घबराते हुए अपनी काम वाली की मदद से निशु को गाड़ी में बिठाया और ड्राइवर को लेकर अस्पताल चली गई। डॉक्टर ने फौरन चेकअप किया और ड्रिप लगा दी। मैंने चिंता से पूछा तो डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली कि घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी बहू का शुगर लेवल कम हो गया था, तभी ये बेहोश हुई थी और इस हालत में ऐसा ही होता है। मैंने सोखा सांस लिया कि घबराने की कोई बात नहीं है, मगर फिर मैंने डॉक्टर की तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो वो बोली कि जी हाँ, इस कंडीशन में ऐसा ही होता है, क्योंकि आपकी बहू उम्मीद से है, इसलिए उनका शुगर लेवल थोड़ा लो हो गया था। मैं उनके लिए विटामिन और दूसरी मेडिसिन लिख रही हूँ। ये रेगुलर आपकी बहू को लेनी है और फिर हर महीने ही आपको चेकअप के लिए भी आना है। इनको हमेशा खुश रखें, ज़्यादा टेंशन न दें, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा फल खिलाएं। मैं डॉक्टर के सामने तो सुकून से बैठी थी, मगर ये खबर सुनकर तो खुशी के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी खुशी किस तरह मनाऊं। फिर कमरे में पहुंचकर मैंने अपने पति और अपने बेटे राजवीर को कॉल करके हॉस्पिटल में ही बुला लिया। वो दोनों जब हॉस्पिटल पहुंचे तो मैंने उन दोनों को एक साथ ये खुशखबरी दे दी। मेरा बेटा तो खुशी के मारे मेरे गले से लग गया और फिर मुझे गोल गोल घुमाने लगा। बाप के रोकने पर ही रुका। मैं चकराते सर के साथ करीबी सोफे पर बैठ गई थी, मगर मैंने देखा कि वो इतना खुश होकर भी किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। खैर, मैंने इसको अपना बहम समझकर सर झटक दिया। उसके बाद हम सब एक साथ ही मिठाई और फल वगैरह लेकर घर पहुंचे। मैंने निशु की माँ अनिका को भी फ़ोन करके घर पर बुला लिया था। जब हम घर पहुंचे तो अनिका की माँ और पापा भी घर आए बैठे थे और जब ये खुशखबरी हमने उन्हें सुनाई तो वो भी खुशी से चहक उठे थे। हम सब एक दूसरे को बधाई देने लगे। अब तो मैं हर समय अपनी बहू के आसपास ही रहती। उसके ख्याल के लिए मैंने एक लड़की को भी रख लिया था जो निशु को समय समय पर फल जूस देती रहती थी। मैं खुद भी खाना वगैरह बनाने के अलावा बाकी का समय निशु के साथ ही गुजारती थी और जब मेरा बेटा वापस आ जाता तो उसकी पत्नी उसे सौंप कर 2 घड़ी चैन से बैठ जाती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर मैंने 2-3 बार नोट किया था कि मेरा बेटा अब किसी गहरी सोच में गुम बैठा रहता है। न जाने कौन कौन से ताने बाने मिला रहा है। मैंने एक दिन पूछा तो कहने लगा कि कुछ नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है, बस दफ्तर का बोझ बढ़ गया है, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। मैं भी मान गई कि ये सब तो जिंदगी में चलता ही रहता है। खैर, यूं ही समय गुजरने लगा। मैंने निशु का हर तरह से ख्याल रखा और उसे रेगुलर डॉक्टर के पास भी लेकर जाती रही। देखते ही देखते 3 महीने हो गए थे। एक दिन मेरी बहू ने मुझसे कहा कि मैं ये बच्चा गिरवाना चाहती हूँ, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। मेरे तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। मैंने उसे डांट दिया, मगर वो रोने लगी और उसने मुझसे कोई और बात नहीं की और रोते रोते अपने कमरे में चली गई। रोज राजवीर निशु को लेकर पार्लर जाना चाहता था ताकि पार्लर वाली निशु का मसाज कर दे। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, ले जाओ, मगर निशु कहने लगी कि मम्मी जी आप भी मेरे साथ चलें। तब मैं भी तैयार होकर उसके साथ चली गई। वहां पहुंचकर राजवीर ने निशु को एक कमरे में भेजा कि मसाज करवा लो, तो वो खामोशी से अंदर चली गई और राजवीर कहने लगा कि यहाँ मसाज बहुत अच्छा होता है, इससे दिमाग पर बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा और निशु के साथ साथ बच्चे पर भी अच्छा असर होगा।
मुझे भला क्या एतराज होना था। हम ऐसे ही हल्की फुल्की बातें करने में बिजी हो गए। करीब 1 घंटे के बाद निशु कमरे से बाहर आई थी और हम घर आ गए। लेकिन अब ऐसा हर दूसरे तीसरे दिन होने लगा था। राजवीर सुबह या शाम को हमें लेकर पार्लर चला जाता और पार्लर वाली निशु को लेकर अंदर कमरे में चली जाती। मगर हर बार निशु घबराई हुई उस कमरे में जाती और धीरे धीरे ये घबराहट उदासी में और फिर परेशानी में बदलती जा रही थी। मैं परेशान थी कि आखिर बात क्या है कि निशु खुश होने के बजाय दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। तब मैं शक में पड़ गई और हर बार पहले से ज़्यादा कोशिश की कि इस सब के पीछे का असल राज मालूम कर सकूं। मैं तो समझी थी कि कोई छोटी मोटी बात होगी, मगर मैं क्या जानती थी कि बात बहुत बिगड़ चुकी थी। एक दिन जब राजवीर हमें पार्लर छोड़कर चला गया तो पार्लर वाली मेरी बहू को कमरे में ले गई। मेरी बहू बहुत परेशान थी और बहुत धीरे धीरे कदम उठाती कमरे के अंदर गई तो मुझे महसूस हुआ कि जैसे निशु सिसक रही हो। मैंने दरवाज़ा हल्का सा खोला तो मुझे पार्लर वाली लड़की की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। निशु उस पार्लर वाली लड़की की किसी बात पर मिन्नतें कर रही थी। यही लड़की हर बार निशु का मसाज करती थी और जो अब मेरी बहू को किसी बात पर धमका रही थी। मैं हैरान थी कि ये लड़की मेरी बहू को धमका क्यों रही है। उसकी हिम्मत कैसे हुई अपने कस्टमर से ये बात करने की। और तभी वो लड़की जो बोली उसे सुनकर तो मेरे ऊपर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। वो लड़की मेरी बहू को धमका रही थी कि मैं और राजवीर एक दूसरे को चाहते हैं और तुम मेरे और राजवीर के प्यार के बीच में रुकावट हो और तुम्हें हम दोनों के बीच से हटना होगा ताकि हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकें। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई थी। उस लड़की ने आगे कहा कि तुम्हें अपना ये बच्चा गिरवाना होगा। जब तुम दोनों ने साथ ही नहीं रहना है तो इस बच्चे को कौन पालेगा। वो लड़की निशु को ये भी धमकी दे रही थी कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। हे भगवान, इतनी बड़ी बड़ी धमकियां और वो भी उसको जो इतनी कमज़ोर दिल की मालिक थी, जो अपने दुखों और अपनी मुसीबतें सिर्फ अपने तक ही सीमित रखती थी। पता नहीं राजवीर कब से मेरी बहू निशु पर प्रेशर बना रहा होगा और मेरी बहू सब कुछ चुपचाप अकेले ही सह रही थी। तभी तो पिछले महीने जब हम निशु को लेकर डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने कहा था कि अपनी बहू को किसी भी तरह के दिमागी दबाव से बचाकर रखें, उसे खुश रखा करें। शायद निशु इस बात का बहुत बड़ा टेंशन लिए बैठी थी और वो लड़की भी तो मेरी बहू को कितनी बुरी तरह से धमका रही थी और मेरी बहू भी उस लड़की के डर से मुझसे कहती थी कि मैं बच्चा गिरवाना चाहती हूँ। मुझे अब मालूम हुआ था कि ये सब इस लड़की की साजिश है और मेरा अपना बेटा उसके साथ मिला हुआ है। मगर वो ये नहीं जानता था कि निशु जैसे ही हम सफ़र को छोड़कर सारी ज़िंदगी पछताएगा। हम घर पहुँचे तो मैं फिर से एक नए मसले पर दिमाग लगाना शुरू कर दिया। कई दिन तक लगातार सोच विचार करने के बाद एक दिन एक सुनहरा मौका पाकर मैंने निशु को अपनी एक दोस्त के पास भिजवा दिया जो एक वेलफेयर चलाती थी। वहाँ औरतों की भीड़ में उसका दिल भी बहल गया और वो सुरक्षित भी हो गई थी। घर आकर मैंने रोना शुरू कर दिया और सबको बताया कि निशु को अस्पताल ले गई थी, मगर अचानक ही तबीयत खराब होने की वजह से निशु भगवान को प्यारी हो गई है। न जाने कौन सा गम था मेरी बच्ची को कि उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। हमारे इतना ख्याल रखने के बावजूद उसने मौत को गले लगा लिया और बच्चे समेत इस दुनिया से चली गई है। मेरा बेटा तो ये सुनकर पागल होने लगा था। बार बार यही दोहरा रहा था कि ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। वो अपने बच्चे की खातिर बेचैन हो रहा था। वो बार बार कह रहा था मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही इस दुनिया से नहीं जा सकता। मुझे अपना बच्चा बहुत प्यारा था, उसके लिए मैंने बहुत सपने देखे थे। वो अपने बच्चे के लिए तड़प रहा था जबकि मैं दुखी हो रही थी कि मेरा बेटा इतना खुदगर्ज कैसे हो गया था। उसको अब भी अपनी औलाद की चिंता है मगर पत्नी की नहीं। मैंने अपने पति और बेटे से कह दिया था कि अनिका अपनी बेटी को अपने साथ ले गई है। वो हम लोगों से बहुत नाराज है कि हमने उसकी बेटी का ध्यान नहीं रखा। निष्ठा की मौत का जिम्मेदार वो हम लोगों को ही मानती है, इसलिए उसने निष्ठा की डेथ बॉडी देने से मना कर दिया है और वो निष्ठा की बॉडी लेकर अपने घर चली गई है। अनिका ने कहा है कि अगर हम उसके घर गए तो वो हम पर पुलिस केस कर देगी, इसलिए मौके की नज़ाकत को देखते हुए हमें अनिका के घर नहीं जाना चाहिए। मेरे पति और मेरा बेटा राजवीर भी मौके की नज़ाकत को समझ गया और हम घर पर ही निष्ठा का दुख मनाने लगे। 2 दिन हमें रोते रोते और शोक मनाते गुजर गए। तीसरे दिन पार्लर वाली वही लड़की हमारे घर आ गई और मेरे बेटे को तसल्ली देने लगी और निशु की मौत पर अफसोस करने लगी, जबकि मैं देख रही थी कि वो कितनी खुश लग रही थी। उसके चेहरे से ही जाहिर हो रहा था कि वो सोच रही है कि चलो अच्छा हुआ दोनों से ही जान छूट गई। और यही सब वो गलती से हौसला देते देते राजवीर के सामने कह भी गई कि अच्छा हुआ माँ और बच्चा दोनों ही मर गए, वरना मैं उस बच्चे का क्या करती।
मैं उसे कैसे पालती, वो तो मेरी राह का रोड़ा था। इतना सुनना था कि राजवीर हत्थे से ही उखड़ गया। राजवीर उस लड़की से कहने लगा, तुम मेरे बच्चे के बारे में इतना गलत कैसे बोल सकती हो? वो मेरा बच्चा था, मेरा खून था। अपने बच्चे को लेकर मैंने बहुत सारे सपने सजाए थे, और तुमने भी तो कहा था अगर मैं निष्ठा को छोड़ दूंगा तो तुम मेरे बच्चे को अपनाओगी और उसे माँ का प्यार दोगी और उसे पालोगी। जिस पर वो लड़की भी गुस्से में आ गई, कहने लगी, मैं पागल नहीं हूँ जो पराये बच्चे को पालूंगी। मैं तुमसे इसी शर्त पर शादी करती जब तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते और तुम्हारी पत्नी उस बच्चे को गिरा देती। लेकिन तुम्हारी पत्नी भी बड़ी ढीठ निकली। तुम अपनी पत्नी को मेरे पास ये कहकर छोड़ जाते थे कि तुम मेरी पत्नी को समझाना कि वो मुझसे तलाक ले ले, क्योंकि तुम अपनी माँ से मजबूर थे। तुम अपनी तरफ से उसको तलाक नहीं दे सकते थे। मैं तुम्हारी पत्नी को रोज समझाती थी। समझाने के साथ साथ मैं उसको धमकाती भी थी कि तुम राजवीर को छोड़ दो, उससे तलाक ले लो और साथ ही साथ ये बच्चा भी गिरवा दो, नहीं तो मैं राजवीर पर केस कर दूंगी कि उसने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। मैं उसे जेल की सलाखों के पीछे भिजवा दूंगी। लेकिन तुम्हारी पत्नी तो बहुत ही ढीठ निकली। मेरे इतनी बार समझाने पर भी वो न मानी। न तुमसे तलाक ले रही थी, ना ही उस बच्चे को गिरा रही थी। लेकिन चलो, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। दोनों माँ बच्चा इस दुनिया से चले गए। राजवीर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो। हम दोनों अपनी नई दुनिया बसाएंगे। तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो? वो बच्चा तो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं था। उस बच्चे की खातिर तुम अपने प्यार को क्यों भूल रहे हो? उस लड़की की बातें सुनकर राजवीर आग बबूला हो गया। कहने लगा, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की मौत की जिम्मेदार तुम ही हो। तुमने ही मेरी पत्नी को इतना प्रेशर दिया कि उस प्रेशर की वजह से मेरी पत्नी इस दुनिया से चली गई। तुम मेरे बच्चे की कातिल हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम प्यार के काबिल नहीं हो, तुम तो नफरत के काबिल हो। आज के बाद कभी मेरी राह में मत आना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजवीर ने उस लड़की को मेरे कुछ कहने से पहले ही खुद ही धक्के देकर घर से ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी से ही बाहर निकाल दिया। मैंने भी हथियार तेज कर लिए और अपने बेटे को आईना दिखाया कि ये थी तुम्हारी पसंद, जिसकी खातिर तुमने इतनी प्यारी और इतनी मोहब्बत करने वाली पत्नी को तलाक देने के बारे में सोचा। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। ये भी नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा। तुम इतने खुदगर्ज हो गए कि तुमने सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखा और अब सारी जिंदगी पछताकर गुजारना, और मैं भी तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। ये कहते हुए मैं बुरी तरह रो पड़ी थी और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। वो बेचारा अपना गम भुलाकर कई दिन तक मुझे मनाता रहा। तब कहीं जाकर मैंने उसे माफ किया, मगर निष्ठा के लिए अभी उसको अफसोस में ही रहने दिया। मैंने सोचा, ये जितना ज्यादा अफसोस करेगा इसके लिए उतना ही अच्छा है। मेरी बहू की कदर उतनी ही इसकी नजर में बढ़ जाएगी। अब वो हर समय उदास उदास घूमता रहता। अब उसे निशु की भी याद सताने लगी थी। मैंने उसको रातों को उठ उठकर अपनी पत्नी के लिए रोते देखा था, जबकि मैं खुद अकेली निशु से मिलकर आ जाती थी। उधर निशु भी राजवीर की याद में बहुत तड़पती थी। मैंने निशु को समझा दिया था कि थोड़ा सब्र कर लो, अभी उसको और तड़पने दो। जब तक उसको एहसास नहीं हो जाता कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया है, तब तक उसको अपनी याद में ऐसे ही तड़पने दो। निशु बहुत ही अच्छी थी, मेरी सारी बातें मानती थी। इस बार भी उसने हाँ में गर्दन हिला दी। मैंने निशु को गले से लगा लिया और उसे हिम्मत देने लगी कि ये थोड़ा सा बुरा समय है, गुजर जाएगा, लेकिन इसके बाद तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। एक शाम को जब मैं वहीं पर मौजूद थी, निशु ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। मैं पोते को देखकर जैसे दोबारा से जी उठी थी। अब मैं अपने बेटे को और सजा नहीं देना चाहती थी। फिर मैंने अपने बेटे और अपने पति को इसी एड्रेस पर बुला लिया। वो दोनों बाप बेटे दौड़े दौड़े आए थे कि शायद मुझे कुछ हो गया है, क्योंकि फोन करते हुए खुशी के मारे मैं रो रही थी। जब वो पहुंचे और राजवीर ने निशु को देखा तो उसे विश्वास नहीं आ रहा था। वो अविश्वास से पूछने लगा, मम्मा ये मुझे क्या हो गया है? मम्मी, मेरी आंखों के सामने मुझे निशु क्यों दिखाई दे रही है? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसको विश्वास दिलाया कि निशु जिंदा है, इसने तुम्हारे बेटे को जन्म दिया है। राजवीर को तो विश्वास ही नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे चलता हुआ निशु के पास गया और छू छू कर उसको महसूस कर रहा था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे थे। तब मैंने राजवीर से वादा लिया कि अब कभी जिंदगी में किसी दूसरी औरत की तरफ देखोगे भी नहीं और निशु को कभी तलाक देने के बारे में नहीं सोचोगे। राजवीर को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने निशु और मुझसे माफी मांग ली। हमने उसे माफ कर दिया। आज इस बात को 5 साल गुजर गए हैं और हम सब एक साथ हंसी खुशी जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना।
कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।